मेरी आहों को तराजू में कौन तोलेगा, मेरी आहों से ताजमहल का दिल डोलेगा। जनाजा रोक दो, रख दो ये ताज बीबी का, चांद सा मुखड़ा मुस्कुरा के कुछ तो बोलेगा। चांद सा मुखड़ा मुस्कुरा के, जब चांद सा मुखड़ा मुस्कुरा करके कुछ बोलने की स्थिति में आता है, तब आशीष देवल की कविताएं जो है नर्तन करती हुई निकलती हैं। उन नर्तन करती हुई कविताओं के बीच में एक ऐसी कवित्री को मैं आपके बीच में दावत दे रहा हूं जो हरफन मौला है, औलिया है, साहित्य के मंच की। उसकी कविता के अलग अलग तेवर हैं। वह हास्य भी पढ़ ले, वीर भी पढ़ ले, अभी चाहे तो वो वैसा भी कर ले जैसा हमारा कोटा वाला पहलवान कर रहा था। अब है तो ये महाभारत का पात्र संजय, अंधे को भी समझा देता है, हाथों सब आंख वाले है। लेकिन ये जो कोटा वाला है, मैंने कहा ना तुम्हारी आवाज में न जाने क्या तो तू इतना क्यों दबे जा रहा है यार? बोलना है तो खुल के बोल, प्रेम से बोल, प्यार से बोल। आदरणीय मंजू जी के बारे में मैं कह रहा था कि वो हिंदी के काव्य मंचों की वो समर्थ कवियत्री हैं। उनकी लेखनी का ये जादू है कि वे चाहे जिस तरीके से अपनी बात को कह सकती हैं, हास्य में, व्यंग्य में, ओज में, श्रृंगार में। और नारी है तो श्रृंगार की बात करेगी ही सही। और फिर आगरा, न जाने कहां से आगरा, गिरा तो गिरा भी। मैंने देखा आगरे की जो स्थिति है वो बहुत प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध है। कौन है? कौन है वो? वहीं से आ गया है क्या? आगरा तीन बात के लिए प्रसिद्ध है। एक तो ताजमहल, दूसरा पागल खाना, तीसरी मिठाई और चौथा जूता। मैं जब ताजमहल देखने गया तो देखा एक आदमी ताजमहल के वहां पे बैठा हुआ जूते में जलेबी रख के खा रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि ये ताजमहल, ये आगरा चार बातों के लिए प्रसिद्ध है। आदरणीय मंजू जी उसी शहर से आई हैं। पूरा तो ला नहीं सकते थे, एक नमूना ही है। आपके बीच में बड़ी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आदर, शिव और शक्ति सेवा मंडल देवास की ओर से आपका आह्वान करता हूं कि चंडी के आप पधारें और इस वातावरण को अपने स्वर से मंडित करें। और आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी मेहमान नवाजी का परिचय देते हुए मंजू जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर मंजू दीक्षित। सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। सत्तन जी ने मुझे आमंत्रित किया है और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंच बूढ़ा का मंच है। मैंने देखा सबसे पहले कि यहाँ जो उद्घाटन करता थे इस मंच का वो भी बूढ़े थे। उनकी बात को भी मैं सुन रही थी। अच्छा, बूढ़ों को यहाँ पर अपनी ताकत का बड़ा गुमान है, मैंने ये भी देखा। आपने ये देखा था कि सबसे पहले जब मैं भाषण सुन रही थी या आपके मंत्री जी के, तो वो कह रहे थे मैं 3-4 शादी कर लेता, आज मुझमें बहुत दम है। और सबसे पहले मंच पर जब आमंत्रित किया कविता पढ़ने के लिए तो वो भी एक बूढ़े से ही यहाँ हुआ है और मंच का संचालन भी एक बूढ़े को ही दिया। उसकी दम तो आप देख ही रहे हैं कि वो कितना दम है उनके अंदर। इसलिए मुझे इतना ही कहना पड़ रहा है बूढ़ों की बात को देख के कि यहाँ के बूढ़ों में कितना दम है, मालवा के बूढ़ों में। मुझे इनकी शक्ति को देख के मुझे लग रहा है, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मैं अभी अर्चना को बता रही थी कि कभी भी दिल के तारों को किसी से जोड़ लेते हैं, इश्क के मामले में मजनुओं से होड़ लेते हैं। न जाओ उम्र पर इनकी, ये वो रंगीन बूढ़े हैं कि ये चिकने मसूड़ों से सुपारी फोड़ देते हैं। इसलिए और आपको बताती हूँ, मैं बहुत देर से
देख रही हूँ इस मंच पर सत्तन जी आपके बीच में बैठे हुए बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया सत्तन जी ने। वो ये टूटे जबड़ों से सुपारी फोड़ने की बात तो कोई मानेगा नहीं, वो तो जबड़ों को छूते ही पिघल जाती है। ये कुछ भी कह सकते हैं, सत्तन जी बहुत सक्षम व्यक्तियों में से एक हैं, हिंदुस्तान के सारे व्यक्तियों में से एक है। इनकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इन्होंने मुझे जब आमंत्रित किया, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे शहर से वो आई हैं कि जहां पर ताजमहल पर एक जूते में रखे जलेबी खा रहा था। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति यही था। तुम सरी का दोगला तो कोई हो ही नहीं सकता है। तुमको देख के पता ही नहीं चलता कि तुम किसकी तरफ हो। हाँ, तुम पन्नालाल की बारात में जाओ और धन्नालाल के यहाँ नाचने लगो, तुम्हारा क्या भरोसा है? तुम्हारे तो कामकाज ही बड़े विचित्र हैं। अब अगर वो ताजमहल के नीचे बैठ करके जूते में जलेबी रख के खाने वाला आदमी में था, तो वो जलेबी कौन थी? मैंने कहा ना, इनकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल है और इनकी बातों को सुन के मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस उम्र में भी आदमी जब ऐसी बात कर लेना तो मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती? कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती? अरे कहानी तो होती है, पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती इनके लिए। अजीजों से रकीब बच्चे जो जल के नाम लेते हैं, और गुलों से खार बेहतर है जो दामन। मुझे नहीं मालूम था कि ताकत है वाकई में। मुझे इतना ही कहना पड़ेगा कि तुम हो दुश्मन सदा से सूरज के, मैंने बादल समझ के छोड़ दिया और तुम भी क्या याद रखोगे? जाओ, मैंने पागल समझ के छोड़ दिया। वाह वाह, आपकी हर बात की बातों में बातों के लच्छे हैं। तुम्हारी बात की हर बात में बातों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जब सत्तन जी आमंत्रित कर रहे थे, जैसे एक आवाज आ रही थी, वहाँ ये भी प्रसिद्ध है वो भी प्रसिद्ध है, तो बीच में से एक बोल रहा था, बेचारे को डर भी लग रहा था सत्तन जी से, लेकिन मुंह पे हाथ लगा के बोल रहा था। पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुंह से बोल ही नहीं रहा था। तब ये तो आप ही जानते हैं यहाँ लोग कहाँ से बोलते हैं। वो मुझे समझ में आ रहा है कहाँ से बोलते होंगे। और मुझे इतना ही कहना पड़ रहा है कि इश्क का रोग मत लगाओ तो मर्जी लाइलाज होता है, और मैं जिस शहर से आई हूँ उसमें पागलों का इलाज होता है। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं कहना है, और इससे इतना ही कहना पड़ रहा है कि तुम अपनी बहनों के हाथ का कंगन तुमको पायल दिखाई देता है, और ये नशे में है, इनको माइक भी एक बोतल दिखाई देता है। कुछ भी नहीं कहूँगी। बोतल आपके मुंह पे लगी हुई, बोतल की मुझे जरूरत नहीं है, और मेरे अंदर कुछ ना वो है। आप चिंता नहीं कीजिएगा। इश्क की आग में पत्थर भी पिघल जाता है। हाँ, बार बार बुड्ढा बुड्ढा बुड्ढा। अरे बुड्ढा बुड्ढा क्या है होता है, तेरे को मालूम है? अगर बुड्ढा नहीं होता तो तू जो तुम लोग अब देख रहे हो वो बुड्ढा न जाने कब देख गया। देखिएगा, अभी तक माइक पर। अरे उस बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने। बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता। देखिए, अभी तक माइक पर सारे कविवर उपस्थित थे, मेरी छोटी बहन भी यहाँ पर आई, लेकिन सत्तन जी को कुछ नहीं हुआ, और मैं यहाँ माइक पर आई, इन्हें कुछ हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।
ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ मुझे वेद व्यास जी ने बुलाया है, आमंत्रित किया है। मेरे को क्या कुछ कुछ हुआ। हिंदुस्तान की ये हालत है कि अगर किसी 80 साल के बुड्ढे की अर्थी जा रही हो और उससे करीब से 20 साल की लड़की निकल जाए तो मुर्गा सा वाइब्रेट करने लगे। सारे अनुभव आपके बीच में आ रहे हैं, सारे अनुभव आपको गिना रहे हैं सत्संग जी। मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ मतलब वहाँ अपने घर तो वाइब्रेट हो नहीं पाते हैं दत्तन जी ठीक से, यहाँ आके वाइब्रेट हो रहे हैं। अरे वो भी इतनी दूरी से, वो भी इतनी दूरी से। अरे ऐसा है कि जब पावर हाउस से निकलने वाली किरणें जो स्पेक्ट्रम है उसको चोटते चुरा लेते हैं। लेकिन अभी तक इतने लोग आए, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये वाइब्रेशन की जो गतियां हैं उनको लेकर के उड़ने में कोई नई बात थोड़ी है। नहीं, मैं इनसे आप कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। देखिए, नारी शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है कि बड़े बड़े महाकवि कालिदास जो कि मूर्ख कहे जाते थे, वे भी अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही महाकवि बने थे सत्तन जी। इसलिए आपसे कहती हूँ कि ओज भी बन सकती है, अंगार भी बन सकती है, प्यार भी बन सकती है, फटकार भी बन सकती है। ऐ दोस्त, इस औरत को फूल सा नाजुक मत समझना, वक्त पड़ने पर ये तलवार भी बन सकती है। अभी वाह वाह वाह। और अभी वाह, कभी तुम फूल लगती हो, कभी तुम खार लगती हो, कभी तुम तीर लगती हो, कभी तलवार लगती हो। तुम्हारे रूप के जलवे, तुम्हारी बातों के हलवे, शनिचर के ही दिन से तुम हमें इतवार लगती हो। देख लिया ना आपने इनकी दमका, सब कुछ देख लिया ना जरा आपने। जब शनिचर के दिन इस बार लगने लगती है जिसको, तो वो क्या हो सकते हैं। और मैं इनसे कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ नारी शक्ति की ओर से। तो पहले ही क्यों कहा? जब कुछ नहीं कहना चाहती तब इतना सब कुछ कह क्यों दिया? हाँ, जब कह दिया तो भाई खाते में तो लिखा ही जाएगा ना। है, अब कोई जन्म पत्री मिलाएगा क्या? वो आपने ही कहा था, मैंने नहीं कहा था। शुरू किया, लेकिन मैंने अपने बचाव में कहा था। इसलिए और उनसे हमने कुछ भी नहीं कहना चाहती। नारी शक्ति की ओर से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा भूल रही हूँ उसको कुछ कहने की, लेकिन इनको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, और इनसे कहने की कोई हालांकि जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ। मुझे यहाँ इन्होंने आमंत्रित किया है, इनको कुछ हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं बिहार में कवि सम्मेलन में गई थी, वहाँ के मुख्य अतिथि लालू प्रसाद यादव थे। मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि आपकी सरकार बड़ी गड़बड़ाती रहती है, बोले इनमें भाजपा का हाथ है। मैं कहा आपका की सड़कें बहुत खराब हैं, बोले इनमें भी भाजपा का हाथ है। मैंने कहा आपके 9 बच्चे हैं, बोले इनमें भी। देखिए, कर्म किसी के खराब होते हैं और दोषारोपण किसी पे लगा दिया जाता है। मेरे कर्म खराब नहीं है और इन्हें कुछ हुआ ऐसा मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे मेरे भाई ने बुलाया है, ऐसा मेरा कोई दोष नहीं है। आप लोगों के बीच में खड़ी ऐसा मेरा कोई दोष नहीं है। इन्हें कुछ हुआ ऐसा मेरा कोई दोष नहीं है। आप इनको सुनिएगा, देखिएगा इनको, देखो सुनिएगा मुझे, उसके बाद कविता पढ़ूंगी, सुनेगा। वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं, वो दुश्मनी से देखते तो हैं, और हम खुश हैं कि हम हैं तो उनकी निगाह में। आपकी नजरें इनायत हैं, तेरी तिरछी नजर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा, दिल इसके साथ निकलेगा, अगर ये दिल से निकलेगा। इसलिए यामिनी अभी अभी गा के मिलन गीत गई। पढ़िए मंजू जी, मस्ती से पढ़िए। ये देवास है, इसके पड़ोस में इंदौर है, इसके बगल में उज्जैन है। उज्जैन में कालिदास रहते थे, जब वो इंदौर आते थे तो देवास होके ही आते थे। तो यहाँ के लोगों ने कालिदास को सुना है, तुम्हारी हमारी तो औकात ही क्या है। ये बड़े विचित्र लोग हैं, आप इनके बारे में कुछ जानते नहीं है। और मुझको ऐसा लगता है कि हुस्न जब गजल गुनगुनाता है, हुस्न
हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। गजल की यही तो महारत है, मुर्दा जिंदे में बदल जाता है। इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और मित्रों देखो, जो हम ये कहानी कर लेते हैं इसका मतलब हम घटिया नहीं है। हाँ, तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही है जो तुम्हारे आनंद की वस्तु है। और इस देश की यात्रा आनंद से परमानंद तक की यात्रा है। उस आनंद से परमानंद तक की यात्रा में यदि आपको थोड़ा सा कलाकंद मिल जाए तो वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वर्धक होता है। इसलिए हम आपस में इस तरीके का वार्तालाप कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है लेखन का, चिंतन का, मनन का और उसके अभिसरण को आप तक पहुँचाने का, संप्रेषणीयता का, तो डॉक्टर मंजू दीक्षित हिंदुस्तान की उन बेमिसाल कवियत्रियों में अपना स्थान रखती हैं जो हर रस में अपनी बात कहने की योग्यता रखती हैं। बहुत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हुआ। देखिए, आपके साथ जो मैं यहाँ रूबरू कराया है मेरे बड़े भाई वेद व्यास जी ने, ये बड़े भाई क्या लगा रखा है। ये भाई शब्द भी बहुत नपुंसक लिंग है भाई। ये दोनों तरफ काम आ जाता है। हाँ, भाई शब्द ऐसा एक नपुंसक लिंग है, दोनों तरफ काम आ जाता है। जैसे कहूं कि ये मेरा भाई है, स्पष्ट हो गया ना। और फिर मैं कहूं कि ये मुझे भाई है, ये भावना पर आधारित रहता है। मैं फिर भी इनसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इनको चुप करने के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। इसलिए